तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव विद आंसर, यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द स्टोरी ऑफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट वीवीआई दोस्तों, हाँ जी, मोस्ट वीवीआई यह क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो सेशन। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्लोबल लैंग्वेज। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्लोबल लैंग्वेज। तो ग्लोबल लैंग्वेज किसे कहा जाता है? तो सिंपल सा इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज पूछे, मॉडर्न लैंग्वेज पूछे, या फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूछे, या फिर आपको द स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंग्वेज पूछे, तो पर भी आपका एक ही आंसर आएगा, इंग्लिश। क्या आ जाएगा? इंग्लिश। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो ग्लोबल लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो इंग्लिश। ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, इसका चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देख सकते हैं कि दूसरा नंबर में हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या कहा गया है दोस्तों कि ओल्ड इंग्लिश जो होता है, ओल्ड इंग्लिश कितने ईस्वी तक होता है? ओल्ड इंग्लिश दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 449 से 1166। कितना दोस्तों? सॉरी, 10 से 66 होता है। 449 से 10 से 66 को हम बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश। क्या बोलते हैं? ओल्ड इंग्लिश। लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन देखें तो आपको चार ऑप्शन में कोई सा भी 449 से 10 से 66 नहीं दिया है, तो आप बोलिएगा इसका आंसर गलत है। लेकिन इसका आंसर ये होगा दोस्तों, 450 से 1150 को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ये आएगा तो आप ये आंसर टिक मारिएगा। 449 से 10 से 66 को हम सिंपल सा ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। अगर 449 से 10 से 66 नहीं आएगा तो आप सिंपल सा 450 से 1150 को टिक कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा याद रखिएगा कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक होता है? 1150 से, सॉरी, 450 से 1150। अगर ये ऑप्शन में ना रहे, 449 से 10 से 66 रहे, तो आपको इसे टिक करना है, 449 से 10 से 66। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश इज इन द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि दोस्तों आपको मिडिल इंग्लिश बताना है। आप ओल्ड इंग्लिश जानेंगे कि 449 से 10 से 66 होता है, और मिडिल इंग्लिश को जानना है तो मिडिल इंग्लिश जो होता है 1150 से 1500 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1150 से लेके 1500 तक को हम क्या बोलते हैं? तो मिडिल इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल इंग्लिश बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इसका आंसर पता हो गया। क्या कहेगा? व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश इन द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो मिडिल इंग्लिश जो होता है 1150 से 1500 होता है। आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 4th नंबर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, व्हेन डिड मॉडर्न इंग्लिश बिगेन अप्रॉक्सीमेट। क्या है? अप्रॉक्सीमेट। कितना? व्हेन डिड मॉडर्न इंग्लिश बिगैन अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेट जो होता है कितना होता है? तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेट जो होता है 1500 हो जाता है। कितना होता है? 1500 हो जाता है। यानी कि आपको क्या पूछा गया है? व्हेन डिड मॉडर्न इंग्लिश बिगैन अप्रॉक्सीमेटली। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आधुनिक अंग्रेजी की शुरुआत लगभग, आधुनिक व्हेन डिड मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश की शुरुआत बिगैन अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि आधुनिक अंग्रेजी की शुरुआत जो होती है लगभग 1500 में हुआ था। कितना में हुआ था दोस्तों? आधुनिक इंग्लिश की शुरुआत जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली जो होता है
1500 से होता है स्टार्ट। कितना से? 1500। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि व्हेन डिड मॉडर्न इंग्लिश बिगेन अप्रॉक्सीमेटली, तो सिंपल सा आप क्या आंसर मारिएगा? 1500। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, ए डी 1500। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, यानी कि एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, यानी कि आपसे पूछा गया है दोस्तों कि जो होता है एंग्लो सैक्सन, क्या होता है एंग्लो सैक्सन का जो होता है अदर नेम, एंग्लो सैक्सन का दूसरा 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 नाम क्या है? एंग्लो सैक्सन का व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंग्लो सैक्सन, क्या पूछा गया है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंग्लो सैक्सन का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि एंग्लो सैक्सन का जो दूसरा नाम होता है वो ओल्ड इंग्लिश होता है। क्या होता है? एंग्लो सैक्सन का जो दूसरा नाम ओल्ड इंग्लिश। यानी कि अगर आपसे पूछेगा क्या कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, तो आप सिंपल सा ओल्ड इंग्लिश मारिएगा। क्या मारिएगा? ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, एंग्लो सैक्सन का दूसरा नाम क्या है? ओल्ड इंग्लिश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से इस फैमिली को 1 के फैमिली कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वर्ड लाइक वर्ड्स लाइक मैन, चाइल्ड, वाइफ, हाउस, मीट, एट, स्लीप, ड्रिंक, लिव, फाइट, सर्वाइव फ्रॉम विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है कि वर्ड लाइक मैन आदमी, चाइल्ड बच्चे, वाइफ हाउस, मीट, एट, स्लीप सोना, ड्रिंक, लिव, फाइट, सर्वाइव फ्रॉम विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या पूछा गया है कि पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इन सभी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइल्ड, वाइफ, हाउस, मीट, एट, स्लीप, ड्रिंक, लिव, फाइट कौन से पीरियड से लिया गया है? तो वो सिंपल सा ये सारे वर्ड हैं ओल्ड पीरियड के। किसके हैं? ओल्ड पीरियड के। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा कि ये जो सारे वर्ड यहाँ पे हैं कि मैन, चाइल्ड, वाइफ, हाउस, मीट, एट, स्लीप, ड्रिंक, फाइट, सर्वाइव फ्रॉम विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो सिंपल सा ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। कौन से हैं? ओल्ड इंग्लिश पीरियड के हैं। ये सारे जो जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं ये सारे वर्ड्स ओल्ड इंग्लिश पीरियड के हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना नंबर? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा। हमसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि आपसे पूछा गया है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से एनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, निम्न में से जो है किसने अंग्रेजी भाषा को क्या किया? समृद्ध किया। इंग्लिश रिच्ड एनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि निम्न में से किसने अंग्रेजी भाषा को समृद्ध किया। यानी कि आपको यहाँ पे कितने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि जो है एनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज किसने जो है अंग्रेजी भाषा को क्या किया? समृद्ध किया। तो वो सिंपल सा हो जाएगा लोन वर्ड्स। क्या हो जाएगा? लोन वर्ड्स जो है एनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज भाषा को क्या किया? समृद्ध किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, तो सिंपल सा आप क्या मानिएगा? लोन वर्ड्स। क्या हो जाएगा? लोन वर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया हमसे? क्वेश्चन 8 में हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज, हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज। दोस्तों पूछा गया है कि जो पूछा क्या गया है कि एलिजाबेथ का जो युग होता है वो एलिजाबेथ का जो युग होता है ग्रेट महान नाटककार कौन थे। यानी कि आपसे पूछा गया है कि एलिजाबेथ के महान नाटककार कौन थे। क्या पूछा गया है? हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज।
एलिजाबेथ युग के जो महान नाटककार कौन थे? तो एलिजाबेथ युग के जो महान नाटककार थे विलियम शेक्सपियर थे। कौन थे? एलिजाबेथ युग के महान नाटककार कौन थे? तो एलिजाबेथ थे। यानी कि दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज, तो सिंपल सा आप क्या मारिएगा? टिक एल विलियम शेक्सपियर। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिकन इज कॉल्ड। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड अमेरिकन इज कॉल्ड। यानी कि क्या पूछा गया दोस्तों कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी का जो नई किस्म बोल सकते हैं वैरायटी, यानी कि किस्म, नई किस्म की जो इंग्लिश डेवलप इन अमेरिकन इज कॉल्ड। यानी कि नई किस्म की जो क्या करता है अमेरिका विकसित सामान, जो कोई वस्तु होता है, सिंपल से आप बोल सकते हैं कि अंग्रेजी की नई किस्म जो अमेरिका में क्या होती है, विकसित हुई है। नई किस्म की जो बोल सकते हैं द न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की नई किस्म जो क्या होती है अमेरिका में विकसित होती है। यानी कि अमेरिका में जो नई किस्म जो अंग्रेजी का विकसित होगा तो वो अमेरिकन ही इंग्लिश कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा? अमेरिकन इंग्लिश। अब अमेरिकन इंग्लिश फिर से समझिएगा, पूछा क्या गया है कि द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट द डेवलप इन अमेरिकन इज कॉल्ड। यानी कि अमेरिकन में जो न्यू वेराइटी यानी कि न्यू किस्म की जो अंग्रेजी उत्पन्न होती है, यानी कि विकसित होती है, तो उसे क्या बोलेंगे? जब अमेरिकन में उत्पन्न होगी तो उसे अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमेरिकन में उत्पन्न हुई इंग्लिश को अमेरिकन इंग्लिश। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप इन अमेरिकन इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। फिर से, द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप इन अमेरिकन इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 10 नंबर में देखिएगा ध्यान से, हम ये पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडो इंग्लियन पोएट। यानी कि हु वाज द फर्स्ट पोएम, पोएम ने पोएट दोस्तों, फर्स्ट पोएट ऑफ इंडो इंग्लियन पोएट्री। तो हु वाज द फर्स्ट पोएट, हु वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडो एंग्लियन पोइट्री, इंडो एंग्लियन पोइट्री। दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि इंडो एंग्लियन जो काव्य होता है, द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडो एंग्लियन पोइट्री, यानी कि द इंडो एंग्लियन काव्य के प्रथम कवि, फर्स्ट पोएट पूछा गया दोस्तों। फर्स्ट पोएट इंडो एग्लियन के जो है फर्स्ट पोएम, यानी कि प्रथम कवि कौन है? इंडो एग्लियन काव्य के जो है प्रथम कवि कौन है, ये आपसे पूछा गया है। फिर से देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि इंग्लो एंग्लियन इंग्लो एंग्लो एंग्लो इंडियन के जो है इंडो एंग्लियन के काव्य के प्रथम कवि कौन है, तो उसे आप पढ़िएगा सिंपल सा, हेनरी सी डेरेजियो, हेनरी सी डेरेजियो। ठीक है, आप पढ़िएगा, जियो मत पढ़िएगा, डेरेजियो, हेनरी सी डेरेजियो। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आपसे पूछेगा कि हु वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडो एंग्लियन पोएट्री, तो हेनरी सी डेरेजियो। आपको हिंदी में तो नहीं ना पूछेगा, इंग्लिश में पूछेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों कि इंडो एंग्लियन पोइट्री के जो पोइट्री एंग्लो इंडियन काव्य के प्रथम कवि कौन है, तो हेनरी सी डेरेजियो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? 11 में हमसे ये पूछा गया है कि विच इंडियन पोएट वाज फेमस। क्या है? विच इंडियन पोएट वाज फेमस एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हु विच इंडियन विच इंडियन पोएट वाज फेमस एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा यह गया है कि कौन सा जो कवि है वो क्या करता है, नाइटिंगेल, नाइटिंगेल मीन्स होता है बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध है कि कौन सा जो भारतीय कवि है। यहाँ पे इंडियन लिखा है, इंडियन पोएट वाज फेमस एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय कवि, भारत के ही भारतीय कवि, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि कौन सा जो भारतीय कवि है जो बुलबुल के नाम से
प्रसिद्ध है या फिर ना जाना जाता है? तो नाइटिंगेल के नाम से सरोजिनी नायडू को जानते हैं, ये पता होना चाहिए। नाइटिंगेल के नाम से किसे जानते हैं, यानी कि बुलबुल के नाम से किसे जानते हैं? भारत में भारतीय होता है वो सिंपल सा सरोजिनी नायडू हो जाता है। आपसे ऐसे पूछेगा विच इंडिया पोइट वाज फेमस एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो आप क्या मारिएगा? सरोजिनी नायडू। क्या मारिएगा? सरोजिनी नायडू। 11 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा तो पूछा गया है कि विच इंडिया पोएट गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? विच इंडिया विच इंडिया पोएट गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? गॉट द नोबेल प्राइज दोस्तों, यानी कि आपको यहाँ पे पूछने का ये मतलब है कि कौन सा जो भारतीय है लिटरेचर साहित्य, कौन सा भारतीय लिटरेचर साहित्य है जिसे नोबेल पुरस्कार सिंपल सा नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी कि सिंपल सा विच विच इंडिया पोएट गॉट द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर? किस भारतीय कवि को, ऐसे बोल सकते हैं, विच इंडिया पोएट गॉट द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर, यानी कि किस भारतीय कवि को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य का क्या मिला है? नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कौन से वो साहित्य, कौन से वो कौन से वो जो कौन से भारतीय कवि हैं? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो होता है उसको भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपसे पूछेगा कि विच इंडिया पोएट गॉट द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर? तो हो जाएगा क्या आंसर सही? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपसे फिर रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने इस फैमिली को जल्दी से जल्दी 1K कर दीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि हु रोट द एपिक पोएम सावित्री? हु रोट द एपिक हु रोट द क्या है दोस्तों? हु रोट द एपिक पोएम सावित्री? क्या पूछा गया है? एपिक पोएम सावित्री दोस्तों। तो सावित्री जो किस क्या लिखा था? सावित्री सिंपल सा और अरविंद घोष, अरविंद घोष सिंपल सा आप बोल सकते हैं। तो हु रोट द एपिक सावित्री? तो आपसे ये क्या पूछा गया है कि हु रोट द एपिक पोएम सावित्री? सावित्री जो है किसने लिखी थी? तो हु रोट द एपिक पोएम, यानी कि महाकाव्य कविता सावित्री किसने लिखी? तो महाकाव्य कविता सावित्री किसने लिखी थी? तो अरविंद घोष ने महाकाव्य कविता सावित्री लिखी थी। किसने? अरविंद घोष। किसने लिखी थी? अरविंदो घोष ने। किसने लिखी थी? अरविंदो घोष। यानी कि आपसे ऐसे पूछेगा हु रोट द एपिक पोएम ऑफ सावित्री? तो अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हु रोट द फेमस नॉवेल द गाइड? हु रोट द फेमस नॉवेल दोस्तों? क्या पूछा गया है? हु रोट द फेमस नॉवेल द गाइड? यानी कि आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध जो होता है, रोट द फेमस नॉवेल द गाइड, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? द गाइड को किसने लिखा है, ये आपसे पूछा है कि द गाइड जो प्रसिद्ध द गाइड है वह किसने लिखा है? यानी कि आपसे ऐसे पूछेगा कि हु रोट द फेमस नॉवेल द गाइड? आर के नारायण। आर के नारायण ने क्या लिखा था? तो द गाइड को आर के नारायण ने लिखा था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में क्या पूछा गया कि हु रोट द फेमस वर्क गीतांजलि? हु रोट द फेमस वर्क गीतांजलि? गीतांजलि किसने लिखा था दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को लिखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर में पूछा गया है क्या गया है कि बियो फुल? क्या पढ़ेंगे इसको दोस्तों? बियो फुल ऐसे लिखा, इसे ऐसे पढ़ेंगे, वियो फुल, बियो बियो वुल्फ ऐसे पढ़ेंगे। बियो वुल्फ इज द वर्क ऑफ विच
पीरियड, तो इसे क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। वियोफुल इज द वर्क ऑफ विच पीरियड, यानी कि वियोफुल किस प्रकार की कृति है, तो वियोफुल्फ जो है ओल्ड इंग्लिश कृति है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस जो चैनल है, इस चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड होना शुरू हो चुका है। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और दोस्तों आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपने 2009 से लेके 2021 तक का वीडियो यानी कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो आप कृपया करके जाकर देख लें, क्योंकि ये इस क्वेश्चन 2009 से 2021 के अगर आप क्वेश्चन बैंक को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको जो है 70, आपको इस केमिस्ट्री में 70 पूछता है तो 70, और फिर इसके बाद फिजिक्स में भी 70 पूछेगा, मात्र आपको 35 का रिप्लाई देना होता है। यानी कि आपको 35 तो बन जाएंगे आराम से, 2009 से 2021 तक कंप्लीट कीजिएगा तो। और जो मैं इंग्लिश में बताने वाला हूँ सिर्फ आप उसे ही कंप्लीट कीजिएगा, तो आपको 100 में से कितना बनाना है, 50 को बनाना है, 50। तो आपको 50 का 50 जब मैं बताऊँगा इंग्लिश का, 50 का 50 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।